हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग जो दृष्टि आएगा करेंट अफेयर्स देख रहे थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसके पहले यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में हो गया था और अभी की यह टॉपिक है मोनाको एवं वेनेजुएला एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल हो गया है। मोनाको और वेनेजुएला जो दो देश हैं ये एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल हो गए हैं। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो एफएटीएफ क्या होता है? तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ क्या है? तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसकी स्थापना हुआ था वर्ष 1989 में। वर्ष 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था एफएटीएफ का स्थापना। 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ जो है एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। एफएटीएफ एक तरह से अंतर सरकारी निकाय है और इसको G7 शिखर सम्मेलन के समय स्थापित किया गया था। एफएटीएफ जो है वह वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने की एक संस्था है। एफएटीएफ है जो वो मनी लॉन्ड्रिंग और वर्ल्ड लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था है। वर्तमान में एफएटीएफ के कुल सदस्य 40 देश हैं। तो वर्तमान में एफएटीएफ के कुल 40 सदस्य देश हैं जिनमें से 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। तो जो यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद है ये 2 एफएटीएफ के क्षेत्रीय संगठन है। इन सदस्यों में से 24 फरवरी 2023 को एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। तो 2023 को एफएटीएफ की सदस्यता को निलंबित कर दिया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 में भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया था। तो भारत 2006 में एफएटीएफ में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था और 2010 को भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 34वें सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया। तो 2006 में पर्यवेक्षक बना था भारत मात्र और 34 नंबर का सदस्य बन गया 2010 में एफएटीएफ का। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मध्य एफएटीएफ की जो पूर्ण बैठक है प्लेनरी टी राजा कुमार सिंगापुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो एफएटीएफ की जो पूर्ण बैठक है वो टी राजा कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था। तो 2024 में एफएटीएफ की जो बैठक है वो सिंगापुर में हुआ था टी राजा के। तो टी राजा की अध्यक्षता में हुआ था सिंगापुर में एफएटीएफ की बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान जो है मोनाको एवं वेनेजुएला को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो इस बैठक के समय मोनाको और वेनेजुएला को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया था जो सिंगापुर में हुआ था। जबकि जमाइका और तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। तो जमाइका और तुर्की को ग्रे सूची से बाहर निकाल करके मोनाको और वेनेजुएला को ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया। इसके पूर्व जो 21-23 है उसमें फरवरी 23 फरवरी 2024 के मध्य एफएटीएफ की पूर्ण बैठक के दौरान केन्या एवं नामीबिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया था। तो जो फरवरी में हुआ था उसमें फरवरी में जब हुआ था तो उस समय केन्या और नामीबिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया था और अभी जो जून में हुआ है उसमें 2 वेनेजुएला और मोनाको को शामिल किया गया है। मोनाको और वेनेजुएला को शामिल किया गया है और जबकि जो फरवरी में हुआ था उसमें केन्या एवं नामीबिया को शामिल किया गया था। केन्या नामीबिया। आगे है कि संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई है तो उसको ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है और इसके अलावा जमाइका और नामीबिया को भी ग्रे सूची से शामिल किया गया था। इसके दौरान यहाँ पे दिया हुआ है कि केन्या और नामीबिया को शामिल किया गया था। अभी यूएई को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है और जमाइका और तुर्की को भी ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि जो यूएई है उसके उल्लेखनीय है कि यूएई के अतिरिक्त बारबाडोस, जिब्राल्टर, युगांडा को भी ग्रे सूची से हटा दिया गया। इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में एफएटीएफ की ग्रे सूची में बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम तथा यमन को शामिल किया गया है। एफएटीएफ की ब्लैक सूची में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। तो ब्लैक सूची वाला याद करते हैं क्योंकि इसमें 3 ही हैं। तो डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात कोरिया का जो डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक है उसको शामिल किया गया है ब्लैक सूची में और ईरान को शामिल किया गया और म्यांमार को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट सूचकांक है अगला टॉपिक है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024। इसके बारे में देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 के बारे में 27 जून 2024 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया और इस सूचकांक में 173 शहरों को निम्न 5 श्रेणियों में विभक्त 30 संकेतक इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। तो विश्व के टोटल 173 देश के 173 शहर शामिल किए गए हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स के माध्यम से कि रहन सहन के लिए कैसा है, कौन सा शहर अच्छा है बुरा है, और इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया। उसमें भी 5 कैटेगरी में 30 पॉइंट पे ध्यान रखा गया है, उस आधार पे इसको रैंक दिया गया है। तो पहला जो है तो वह है स्थिरता, स्टेबिलिटी, शहर कितना स्टेबल है। सेकेंड है कि स्वास्थ्य देखभाल, वहाँ पे हेल्थ केयर कैसा है, उस शहर का स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं। तीसरा है संस्कृति और पर्यावरण, तो वहाँ का उस शहर का कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। 4 है वहाँ का शिक्षा और 5th है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बुनियादी नीड होती हैं, 5 सेक्टर। तो इसके आधार पे उस शहर का रैंक दिया गया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो ऑस्ट्रिया का वियना है उसको सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान मिला है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी में रहने के मामले में बहुत अच्छा शहर माना जा रहा है, तो वो है इस रैंक के अनुसार तो ऑस्ट्रिया का वियना शहर है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है जो वियना है वो 5 श्रेणियों में से 4 में से 100 में से 100 का सर्वोत्तम स्कोर प्राप्त किया। तो वियना ने 5 श्रेणियों में से 4 में जो 5 कैटेगरी है इसमें से 4 कैटेगरी में वो 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये 4 कौन सेक्टर है जिसमें 100% वो अंक हासिल हुआ है। तो स्थिरता है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, स्वास्थ्य कवरेज बहुत अच्छा है, शिक्षा बहुत अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ की बहुत अच्छा है। जबकि वियना को संस्कृति और पर्यावरण क्षेत्र में 100 में से 93.5 स्कोर प्राप्त हुआ, अर्थात वहाँ का कल्चर और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, परंतु 100 इसको नहीं मिला, फिर भी बहुत अच्छा है। 93 बहुत अच्छी रैंक होती है। नेक्स्ट है कोपेनहेगन, जो डेनमार्क का कोपेनहेगन है तथा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क जो सीरिया है उसको सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो अंतिम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम फर्स्ट हो गया ऑस्ट्रिया का वियना और लास्ट हो गया सीरिया का दमिश्क। तो सीरिया के दमिश्क को लास्ट वहाँ 173 देश के 173 शहरों में से 173वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे आरामदायक शहर माना गया है, सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है। तो सीरिया का दमिश्क में रहने पर ज़िंदगी उथल पुथल मच जाएगी, तो वो थोड़ा कम है, रिलैक्सेबल शहर है। पश्चिम यूरोपीय जो है वो रहने के लिए फॉर लिवेबिलिटी विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता क्षेत्र है। तो अगर एरिया बेसिस पे देखा जाए तो जो पश्चिम यूरोप है वो रहने के लिए लिवेबिलिटी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप। आगे देखते हैं। तो ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक है इसमें शीर्ष 5 रैंक प्राप्त करता शहर देखते हैं। तो पहला शहर है जिसको ऑस्ट्रिया का वियना है 98.4 स्कोर के साथ, और भी के एक स्कोर इसका थोड़ा सा खराब हो गया है मात्र कल्चर और इन्वायरमेंट की वजह से। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे है डेनमार्क का कोपेनहेगन, ये भी कम नहीं है, यहाँ भी 98 स्कोर है, डेनमार्क का कोपेन हो गया। थर्ड पे है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, ये भी 97 स्कोर के साथ है, और उसके आगे नहीं देखते हैं, ये सब ऐसे है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 का रिपोर्ट, इसको जानते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 रिपोर्ट। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI, इसका फुल फॉर्म है एनर्जी से एनर्जी, T से ट्रांजिशन और I से इंडेक्स। तो ETI का फुल फॉर्म है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है देशों का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता रेडीनेस के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयाम डायमेंशंस पे प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान की गई है।
तो जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसके तहत विश्व के 120 देशों के 3 कैटेगरी में इनको दिया गया है रैंक। पहला है समानता, इक्विटी कैसा है, उस देश में समानता कैसा है लोगों के बीच में। स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच, अर्थात जो ऊर्जा है आर्थिक विकास वहाँ तक सभी लोग की भागीदारी है कि नहीं, समानता है कि नहीं। सेकेंड है पर्यावरणीय स्थिरता, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और तीसरा है ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। तो इन तीनों के आधार पर ये रैंक दिया गया है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो ये विश्व आर्थिक मंच और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया था। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया था WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। यह सूचकांक ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है वो कौन जारी करता है, इसके जारीकर्ता कौन है। तो इसकी जारीकर्ता है विश्व आर्थिक मंच WEF। यह सूचकांक जो है वो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह इस रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सेंचर के सहयोग से प्रकाशित किया गया। एक्सेंचर एक कंपनी है, इसके सहयोग से यह रिपोर्ट का 14वां संस्करण को प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक में जो स्वीडन है वो प्रथम स्थान पे है, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अंतिम स्थान 120वें पे है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसको जारी WEF किया था, तो इसका मात्र 2 इम्पोर्टेंट है, पहला स्वीडन और अंतिम लोकतांत्रिक गणराज्य। अंतिम कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पहला स्वीडन। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है जो टॉप 5 देश हैं, तो हम लोग को टॉप 5 नहीं टॉप 2 ही देख लेना है। 2 तक भी नहीं पूछता है, फर्स्ट वाले पूछता है। और लास्ट जो स्वीडन फर्स्ट पे है, दूसरे पे डेनमार्क है और अंतिम पे था कांगो गणराज्य। ETI जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत जो है विश्व के 120 देशों में 63वें स्थान पे है। तो भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत क्या है, 63 स्थान पे है। भारत 63 स्थान पे है और भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा और संरचना में प्रगति दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत जो है वैश्विक स्तर पे चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत विश्व स्तर पे चौथा बन गया है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा ग्लासगो में 2021 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में प्रस्तुत लंबी अवधि की निम्न कार्बन विकास रणनीति लॉन्ग टर्म लो कार्बन में निम्न प्रमुख लक्ष्य शामिल किए गए थे। तो 2021 में जो COP26 का आयोजन किया गया था, कहाँ पे, तो ग्लासगो में। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि 2005 के स्तरों की तुलना में वर्ष 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता जो है इंटेंसिटी है उसमें 45% तक की कटौती की जाएगी। सेकेंड है कि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत के द्वारा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड पॉइंट है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% जो है संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित की जाएगी, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ईंधन 50% तक 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 को देख लेते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक ईयर बुक है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 तक इस रैंकिंग के 35 संस्करणों को प्रकाशित किया जा चुका है। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 1989 से प्रकाशित है और 2023 तक इस रैंकिंग के माध्यम से 35 संस्करणों को प्रकाशित किया जा चुका है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 18 जून 2024 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR के 36वें संस्करण को जारी किया गया है। 18 जून 2024 को वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR के 36वें संस्करण को जारी किया गया है। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट
के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र WCC द्वारा संकलित किया जाता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र WCC द्वारा संकलित किया गया इसको, और इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 67 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 67 जो इकोनॉमी से अर्थव्यवस्था है उसका सर्वेक्षण किया गया है। WCR जो 2024 से उसमें टॉप 3 देश को देख लेते हैं, शीर्ष 3 देश को देखते हैं WCR 2024 में। इसका समग्र रैंक में जो पहले स्थान पे है वो सिंगापुर है। सिंगापुर पहले स्थान पे है, दूसरे पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे पे है डेनमार्क। तो सिंगापुर टॉप पे है प्रतिस्पर्धात्मक रैंक में। आगे देखते हैं WCR जो है 2024 उसका लास्ट देश है, तो अंतिम देश है घाना। प्रथम पे है सिंगापुर, अंतिम पे है घाना। WCR 2024 में भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 1 स्थान का सुधार दर्ज करते हुए 39 स्थान प्राप्त किया है। तो भारत 39 पे, अंतिम पे घाना और पहले पे सिंगापुर है WCR रिपोर्ट में। आगे है एशिया प्रशांत एशिया पैसिफिक AC के कुल 14 देशों के संदर्भ में भारत की रैंक 12 है। तो एशिया प्रशांत में भारत की रैंक 12 है। ऐसे ओवरऑल भारत की रैंक 39 है। सिंगापुर टॉप पे है। आगे देखते हैं हम सतत विकास रिपोर्ट 2024। तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 के बारे में डिटेल से देखते हैं। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 के एजेंडा द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG, 17 SDG और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 17 सतत विकास लक्ष्य SDG और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उप लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष और वैश्विक अवलोकन भी प्रदान करता है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा क्या हुआ है, सतत विकास रिपोर्ट को जारी किया गया है, और यह इस रिपोर्ट का नवा संस्करण है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का सतत विकास रिपोर्ट का शीर्षक है SDGs और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन, SDGs एंड द UN समिट ऑफ द फ्यूचर। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट UN समिट ऑफ द फ्यूचर की पूर्व संध्या पर प्रकाशित की गई है, जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में 22 से 23 सितंबर 2024 को किया गया। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है कि SDG सूचकांक के अतिरिक्त इस वर्ष की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद मल्टीलेटरलिज्म के लिए समर्थन प्रदेशों का एक नया सूचकांक शामिल किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों को कवर करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के टोटल कितने सदस्य हैं? 193। इस नए सूचकांक के तहत देशों को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में बारबाडोस शीर्ष स्थान पे है। तो संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में बारबाडोस पहले स्थान पे है, जबकि इस संदर्भ में अमेरिका क्या है? अंतिम 193 स्थान पे है। तो बारबाडोस पहले स्थान पे है बहुपक्षवाद के संबंध में और अमेरिका अंतिम है। SDG सूचकांक 2024 के अंतर्गत कुल 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। गिनी बिसाऊ जो है उसको इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। तो SDG सूचकांक में गिनी बिसाऊ को पहली बार शामिल किया गया है। अमेरिका अंतिम 193 और पहले पे बारबाडोस मल्टीलेटरल मामले में, बहुपक्षवाद के मामले में। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर 0 और लक्ष्य स्कोर 100 के बीच उसकी स्थिति को इंगित करता है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है SDG सूचकांक में जो टॉप 5 शहर है, तो उसमें से मात्र हम लोग 1-2 देख लेते हैं। तो पहला देश है
फिनलैंड, तो फिनलैंड क्या है एसडीजी में टॉप पे है, सेकंड पे स्वीडन है। तो फिनलैंड टॉप क्या है एसडीजी सूचकांक में। इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण सूडान जो है वो समग्र रूप से अंतिम स्थान पे है। तो ओवरऑल समग्र रूप से अंतिम स्थान पे कौन है, तो सूडान है, और पहला पे कौन है, तो फिनलैंड है। और भारत का स्थान कितना है, तो 167 देशों में एसडीजी में भारत का स्थान 109 है। तो भारत का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो 167 देशों में से भारत का स्थान एसडीजी में 109वां है, और भारत के समग्र स्कोर 64 है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडलाइन है कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। तो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 को देखते हैं। कास्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीवन यापन की लागत को किसी विशेष स्थान पर एक निश्चित जीवन शैली को बनाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि के रूप में परिभाषित किया गया है। एक निश्चित जीवन शैली को बनाए रखने के लिए होने वाले खर्च में आवास, भोजन, परिवहन, कर, स्वास्थ्य देखभाल आदि के लिए होने वाले खर्चों को शामिल किया जाता है। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो 2024 में ही जून 2024 में ही अमेरिकी कंपनी है मर्सर, तो अमेरिकी कंपनी मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग जो जारी किया गया अमेरिका के कंपनी मर्सर के द्वारा। उल्लेखनीय है कि कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में 5 महाद्वीपों के 226 शहरों को शामिल किया गया। तो 5 महाद्वीपों से 226 शहरों को मर्सर कंपनी के द्वारा चुना गया और उनका कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग में जो न्यूयॉर्क शहर है उसको आधार शहर बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका मतलब होता है न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर है। इसका अर्थ है कि सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क शहर से की जाती है। जितने भी शहर हैं उनकी तुलना न्यूयॉर्क शहर से की जाएगी, उस आधार पर उनकी रैंकिंग होगी। तो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार जो हांगकांग है विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। हांगकांग सबसे महंगा शहर है। और विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर में कौन है, तो ये है, पहला पे है अबूजा है 226वां स्थान अंतिम है और सबसे सस्ता है, और लागोस है 225 नंबर पे। तो सबसे सस्ता शहर है अबूजा और फिर लागोस, अबूजा और लागोस। उपयुक्त दोनों शहर जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नाइजीरिया में हैं। तो अबूजा और लागोस दोनों शहर जो हैं वो नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और नाइजीरिया में अबूजा और लागोस है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई का स्थान 136 नंबर है और भारत का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। तो भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है और उसका स्थान 136वां तय किया गया है। कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग का भारतीय शहरों का स्थान दे दिया गया है, देख लेते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, बस फर्स्ट रख लेना है याद। मुंबई जो 136 नंबर पर, इसके पहले थोड़ा सा ज़्यादा था, अभी कुछ खिसक गया और ज़्यादा यहाँ पे महंगाई हो गई है। पहले 147 था मुंबई का स्थान। दूसरा पर नई दिल्ली 165 रैंक के साथ। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, इतना सारा दिया, इतना सारा देखने को मतलब नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 को देखते हैं। इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो तथ्य होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 30 नवंबर 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई। तो EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सिंगापुर है और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, ये रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर हैं। ये 2023 का है। अभी कौन हो गया है, तो अभी हांगकांग। जबकि दमिश्क सीरिया का है वो विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया 2023 के अनुसार। लेकिन अभी हो गया अबूजा, जो कहाँ पे है, लागोस कहाँ पे है, नाइजीरिया में है। और 2023 में दमिश्क था, सीरिया का था। आगे है कि विश्व में रहने के लिए शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में से 2 भारतीय शहर हैं। तो जो टॉप 10 शहर हैं जो सस्ते हैं उसमें से भारत का भी 2 शहर है। चेन्नई भी है 163 स्थान पे है, और अहमदाबाद भी है 166 स्थान, इसको भी स्थान दिया गया है। चेन्नई और अहमदाबाद भी सस्ता शहर है। ज्ञातव्य है कि इस सूची में कुल 173 शहरों को शामिल किया गया है 2023 के अनुसार, लेकिन 2024 में 226 शहरों को शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं वैश्विक। तो अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लैंगिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के साथ। चलिए।